ड्रामा मत करो। गोलियां तुम्हारे हाथों पर नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर पर पड़ी थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने यकलख्त हाथ बढ़ाकर डॉर्ती की गर्दन पर रखा और इससे पहले कि वो संभलती, इमरान ने उसे एक झटके से उठाकर उस कुर्सी पर पटक दिया जिस पर पहले इमरान मौजूद था। इमरान ने इसलिए इस अंदाज में उसे उठाकर कुर्सी पर पटक दिया था कि उससे वो दो फायदे हासिल करना चाहता था। गर्दन में बल आने की वजह से वो लाजमन बेहोश हो जाएगी क्योंकि किसी भी लम्हे उसका कोई साथी फायरिंग की आवाज सुनकर अंदर आ सकता था, और दूसरा ये कि डॉर्थी उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती थी। उसके बेहोश होते ही इमरान ने झुककर फर्श पर पड़ी हुई रस्सियां उठाई और डॉर्थी को कुर्सी के साथ बांध दिया। अलबत्ता उसने गांठें इस अंदाज में लगाई थी कि चाहे तरबियत याफ्ता भी हो तब भी वो गांठें ना खोल सके। इत्मीनान कर लेने के बाद इमरान मशीन पिस्टल उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ गया ताकि बैरूनी सिचुएशन को चेक कर सके, क्योंकि किसी भी लम्हे किसी की मुदाखलत की वजह से मामलात उलट भी सकते थे। लेकिन कुछ देर बाद इमरान को इत्मीनान हो गया कि उन दोनों मर्दों जो अब लाशों में तब्दील हो चुके थे के अलावा और कोई आदमी मौजूद न था, और ये इमारत शहरी इलाके में न थी बल्कि किसी दूर दराज वीरान इलाके में वाक़ थी। इमरान ने फाटक खोलकर बाहर का चक्कर भी लगाया ताकि कोई मसला हो तो उससे फौरी निजात हासिल की जा सके। बाहर से चेक करने के बाद इमरान की पूरी तरह तसल्ली हो गई कि यहाँ किसी तरह की मुदाखलत नहीं हो सकती। ये इमारत छोटी सी थी लेकिन यह खासे वीरान इलाके में वाक़ थी। चुनांचे वो वापस आ गया। फाटक बंद करके वो उस कमरे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों तक वो दरवाजे की साइड में खड़ा रहा ताकि अगर यहाँ की सिचुएशन तब्दील हो चुकी हो तो उससे निमट सके, लेकिन अंदर खामोशी थी। इमरान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वहां वही सिचुएशन थी जो वो छोड़कर गया था। अलबत्ता उसके साथी अब होश में आने के प्रोसेस से गुजर रहे थे, जबकि डॉर्थी बेहोश पड़ी थी। फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके उसके सब साथी होश में आ गए तो इमरान ने सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील की रस्सियां खोल दी और आखिर में उसने जूलिया और सालेहा की रस्सियां भी खोल दी। सबने होश में आकर जब हालात पूछे तो इमरान ने अपने होश में आने के बाद डॉर्थी से होने वाली गुफ्तगू के साथ साथ अपने बाहर राउंड लगाने तक की सारी तफसील बता दी। ये तो वाकई अल्लाह ताला ने हमें नई जिंदगी दी कि डॉर्थी हमें उठाकर यहाँ ले आई। उसे तो इसलिए हटाया जा रहा है कि उसका नेटवर्क हमारी निगरानी खत्म कर देगा। सफदर ने कहा, हमने ब्लैक एस्टोन के दोनों हेडक्वार्टर तबाह करने हैं। दोनों हेडक्वार्टर यहीं मौजूद हैं। बड़े हेडक्वार्टर का इंचार्ज लॉर्ड हंटर है, जबकि दूसरे सब हेडक्वार्टर का इंचार्ज स्कॉट है, और उस स्कॉट ने ही डॉर्थी को हमारे खिलाफ टास्क दिया था। ये सब बातें उससे पूछना जरूरी है, इमरान ने कहा, और सबने अज़बात में सर हिला दिए। आप पूछ-गुछ करें, हम बाहर और उगबी तरफ चेक करते हैं, सफदर ने कहा, और फिर वो कैप्टन शकील और तनवीर को साथ लेकर कमरे से बाहर चला गया। तुम उसकी नाक और मुंह पर हाथ रखकर इसे होश में ले आओ, इमरान ने जूलिया से कहा, और जूलिया ने साथ बैठी हुई सालिया को उठने का इशारा किया तो सालिया उठकर उस कुर्सी की तरफ बढ़ गई जिस पर डॉर्थी बेहोशी के आलम में रस्सियों से जकड़ी बैठी थी। कुर्सी के ओकब में जाकर सालिया ने दोनों हाथों से डॉर्थी का मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जैसे ही उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार हुए तो सालिया ने हाथ हटाए और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद डॉर्थी ने होश में आकर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है वो रस्सियों में जकड़ी हुई थी, इसलिए उठ ना सकी, और फिर उसने अपनी नजरें सामने बैठे हुए इमरान, जूलिया और सालेहा पर जमा दी। तुमने रस्सियां कैसे खोल ली? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। फिर कैसे मुमकिन हुआ? डॉर्थी ने रुक रुक कर कहा, हम लोगों ने इसकी बाकायदा तरबियत ली हुई है, वरना हम अब तक न जाने कितनी बार हलाक हो चुके होते। बहरहाल तुम ये बताओ कि तुम्हारा नायब कौन है जिसके जिम्मे तुमने हमारी निगरानी और ट्रेसिंग का काम लगाया हुआ है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ मालूम ना कर सकोगे। तुम बेशक मुझे हलाक कर दो, लेकिन ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि कोई मुझे मेरे उसूलों के खिलाफ वर्जी पर आमादा कर सके। डॉर्थी ने मुंह बनाते हुए कहा, जूलिया, क्या तुम इसकी जबान खुलवा सकती हो? इमरान ने साथ बैठी जूलिया से मुखातिब होकर कहा, क्या जरूरत है पूछ-गुछ करने की? इसका नायब आखिरकार यहाँ के बारे में मालूम करेगा या इसे मालूम होगा वो आकर इसकी लाश ले जाएगा। गोली मारो इसे और वापस चलो। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, सालेहा तुम ट्राई करो। इमरान ने सालेहा से कहा, मैं इसे गोली तो मार सकती हूँ,
अब मैं कोड़ा लेकर इस पर बरसा नहीं सकती। सालिया ने भी जवाब देते हुए कहा, ओके, फिर मैं ही कोशिश करता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों वक्त जाया कर रहे हैं, गोली मारो इसे। जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन इमरान कुर्सी से उठा और डॉर्थी की तरफ बढ़ गया। उसने जेब से तेजधार खंजर निकाला और दूसरे लम्हे कमरा डॉर्थी के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। वो बंधी हुई हालत में भी किसी जुबा होती हुई बकरी की तरह पड़कने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी हरकत थमी, इमरान का हाथ एक बार फिर घुमा और एक बार फिर डॉर्थी की चीख से कमरा गूंज उठा और इमरान ने उसकी पेशानी पर उभर आने वाली मोटी सी रग पर खंजर का उगबी हिस्सा जोर से मारा तो डॉर्थी का तमाम जिस्म इस तरह कांपने लग गया जैसे उसे जाड़े का बुखार चढ़ा हो। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ गया था। कौन है तुम्हारा असिस्टेंट जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की निगरानी कर रहा है? इमरान ने तहकुमाना लहजे में कहा। जेफरी मेरा नायब है, डॉर्थी ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे वो खुद ना बोल रही हो बल्कि अल्फाज खुद ब खुद उसके मुंह से बाहर निकल रहे हों। उसका फोन नंबर बताओ जिस पर वो फौरन मिल जाए, इमरान ने कहा तो डॉर्थी ने जेफरी का सेल नंबर बता दिया। इमरान ने वही मेज पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इसका मुंह बंद रखो, इमरान ने कहा तो जूलिया उठकर डॉर्थी की तरफ बढ़ी और उसके पास रुककर एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया। इमरान ने आखिर में लाउडर का बटन प्रेस कर दिया तो दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई दी और फिर फोन ऑन हो गया। जेफरी बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। डॉर्थी बोल रही हूँ, इमरान ने डॉर्थी की आवाज और लहजे में कहा तो डॉर्थी के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। यस मैडम, हुक्म, दूसरी तरफ से कहा गया। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कोई ताज़ा तरीन रिपोर्ट? इमरान ने डॉर्थी की आवाज और लहजे में कहा। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मैडम। मेरा जाती ख्याल है कि जिस ग्रुप ने आपके क्लब पर हमला किया था और जिन्हें आप वहां से उठवाकर परशीला ले गई थी वही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ग्रुप है, जेफरी ने जवाब देते हुए कहा। इनके तो मेकअप वाशी नहीं हुए। बहरहाल मैंने इन्हें गोलियां मार दी हैं और दूसरी बात ये कि जिस पार्टी ने हमें यह टास्क दिया था उसने ये टास्क वापस ले लिया है, इसलिए तुम इस मामले को अब फौरी तौर पर खत्म कर दो, इमरान ने डॉर्थी की आवाज और लहजे में कहा। ओके मैडम, आपके हुक्म की तामील होगी, जेफरी ने कहा। ओके, इमरान ने डॉर्थी की आवाज और लहजे में कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया तो जूलिया ने भी डॉर्थी के मुंह से हाथ हटाया और वापस मुड़कर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। डॉर्थी के चेहरे पर हैरत के तासुरात मौजूद थे लेकिन उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। तुम्हें यह टास्क स्कॉट ने दिया था या लॉर्ड हंटर ने? इमरान ने एक बार फिर डॉर्थी की पेशानी पर उभर आने वाली रग पर मुड़ी हुई उंगली से जर्ब लगाते हुए कहा। उस स्कॉट ने, डॉर्थी ने चीखते हुए कहा तो इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे फायरिंग की तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ साथ इंसानी चीखों से कमरा गूंज उठा। डॉर्थी कुछ लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गई। आओ चले, अब कम से कम हमारी बैग महफूज हो गई है, इमरान ने कहा तो जूलिया और सालेहा ने इस में सर हिला दिया। स्कॉट अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े फोन की घंटी बज उठी तो स्कॉट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। सुपर चीफ से बात करें, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हेलो सुपर चीफ, मैं स्कॉट बोल रहा हूँ, स्कॉट ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। स्कॉट, हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ काम कर रही है जबकि हम अब तक उसे ट्रेस भी नहीं कर सके। इसकी वजह, दूसरी तरफ से तकरीबन दहाड़ते हुए लहजे में कहा गया। सुपर चीफ, उनकी तलाश जारी है। उन्होंने ऐसे खुसूसी मेकअप कर रखे हैं कि जदीद तरीन कैमरे भी उन्हें चेक नहीं कर सके। मैंने डॉर्थी को उन्हें ट्रेस करने के लिए कहा है और उसे मुआवजा भी पहुंचा दिया गया है। आपको तो बखूबी इल्म है कि डॉर्थी का यहाँ मजबूत और वसी नेटवर्क मौजूद है, स्कॉट ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। जिस कदर वक्त गुजरता जा रहा है वो आगे जा रहे हैं, हत्ता कि तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हमारे सुपर एजेंट्स ऑस्कर और डेमी को भी हलाक कर दिया है और हम अभी उन्हें ट्रेस करते फिर रहे हैं, लॉर्ड हंटर ने गुस्सीले लहजे में कहा। ऐसा उनकी अपनी हिमाकत की वजह से हुआ है। वो उन्हें बेहोश करके स्पेशल पॉइंट पर ले गए जहां उन्हें होश में लाया गया और उन्होंने सिचुएशन बदल दी। हालांकि मैंने उन्हें सख्ती से कह दिया था कि वो इन चक्करों में न पड़े, जिस पर उन्हें शुबा हो उसे फौरी गोली मार दे।
लेकिन उन्होंने मेरी बात पर अमल नहीं किया, इसलिए मामलात उनके हाथों से निकल गए। स्कॉट ने जवाब देते हुए कहा, अब ये बात अच्छी तरह सुन लो कि मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ। अगर इन 3 दिनों में तुमने उन लोगों को ट्रेस करके हलाक न करा दिया तो फिर तुम अपने ऑफिस समेत समंदर में गर्क कर दिए जाओगे। इट इज माई लास्ट ऑर्डर, लॉर्ड हंटर ने दहाड़ते हुए लहजे में कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, स्कॉट ने कहा, और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो जाने पर उसने भी रिसीवर रख दिया। 3 रोज, वेरी बैड। डॉर्थी भी खामोश है, उससे बात करना पड़ेगी वरना 3 रोज गुजरने में देर नहीं लगती, स्कॉट ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर रिसीवर उठाकर एक नंबर प्रेस कर दिया। यस चीफ, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मोतबना आवाज सुनाई दी। डॉर्थी से बात कराओ, स्कॉट ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी तो स्कॉट ने रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने कहा। चीफ, डॉर्थी अपने क्लब और अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है और न ही बताया जा रहा है कि वो कहाँ है, फोन सेक्रेटरी ने मुअद्दबना लहजे में कहा। असिस्टेंट जेफरी होगा, उससे बात कराओ, स्कॉट ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो स्कॉट ने रिसीवर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद फोन की घंटी एक बार फिर बजने लगी तो स्कॉट ने रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने कहा। जेफरी लाइन पर है चीफ, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबना आवाज सुनाई दी। स्कॉट बोल रहा हूँ जेफरी, स्कॉट ने तेज लहजे में कहा। यस सर, हुक्म। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लहजा मुअद्दबना था। डॉर्थी कहाँ है? मैंने उससे जरूरी बात करनी थी, लेकिन वो न क्लब में है और न ही अपने रिहाइशगाह पर, और न ये बताया जा रहा है कि वो कहाँ है, स्कॉट ने कहा। जनाब, क्लब में 6 अफराद का एक ग्रुप आया जिसमें 2 औरतें थी। वहां काउंटर पर मौजूद आदमी से उनका झगड़ा हो गया। फिर वहां खौफनाक क्रॉस फायरिंग हुई, लेकिन ये 6 के 6 अफराद बेहद तरबियत याफ्ता थे। उन्होंने तमाम मुहाफिजों को हलाक कर दिया, हत्ता के क्लब के इंचार्ज मास्टर एंथोनी को भी, जो लड़ाई में खौफनाक फाइटर समझा जाता था, हलाक कर दिया गया। और फिर ये ग्रुप लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल पर चला गया। वहां राहदारी में मौजूद मुसल्लह मुहाफिजों को भी हलाक कर दिया गया। मैडम डॉर्थी को चूंकि इस ग्रुप की इस तमाम कार्रवाई का इल्म हो गया था, इसलिए उन्होंने इन पर एक मखसूस रेस फायर करके इन्हें बेहोश कर दिया। और चूंकि मैडम ने उनसे पूछगुछ करनी थी, इसलिए उन्हें शहर से दूर फॉरेस्ट बिल्डिंग में पहुंचाया गया। फिर मैडम खुद वहां गई और अभी तक वहीं है। अलबत्ता थोड़ी देर पहले मैडम की कॉल आई थी और उन्होंने मुझे पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करने से मना कर दिया है। जेफरी ने तफसील से बात करते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया, स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, आप मैडम से खुद बात कर लें, जेफरी ने कहा। वहाँ का फोन नंबर क्या है वो मुझे दे दो ताकि मैं उससे फोन पर बात कर लूँ, स्कॉट ने कहा। तो दूसरी तरफ से फोन नंबर बता दिया गया। ओके थैंक यू, स्कॉट ने कहा, और साथ ही उसने क्रिडल दबाकर टोन आने पर जेफरी का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। अलबत्ता नंबर प्रेस करने से पहले उसने एक मखसूस नंबर प्रेस करके फोन को डायरेक्ट कर लिया था। नंबर प्रेस होते ही दूसरी तरफ से फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। काफी देर तक जब फोन अटेंड न किया गया तो स्कॉट ने परेशान होकर फोन बंद कर दिया, और एक बार फिर उसके कहने पर फोन सेक्रेटरी ने जेफरी से उसका राब्ता करा दिया। यस सर, जेफरी ने कहा। वहाँ फोन ही अटेंड नहीं किया जा रहा, क्या तुम वहाँ जाकर मुझे रिपोर्ट दे सकते हो, स्कॉट ने कहा। मैडम उन हमलावरों पर तशद्दुद करने में मसरूफ होंगी जनाब, और वैसे भी फासला काफ़ी है, जेफरी ने जवाब देते हुए कहा। अपनी मैडम से मेरा नाम ले देना, और तुमने कार पर जाना है, पैदल तो नहीं जाना कि फासले पर तशवीश का इजहार कर रहे हो। फौरन जाओ और मुझे वहीं से फ़ोन करके रिपोर्ट दे देना, तुम्हें इसका मुआवजा भी दिया जाएगा, स्कॉट ने कहा। ओके सर, मैं जा रहा हूँ, जेफरी ने कहा। तो स्कॉट ने रिसीवर रख दिया। ये ग्रुप अगर पाकिस्ता सीक्रेट सर्विस का है तो मामला ज्यादा गंभीर होगा। ये लोग न जाने क्यों हर दुश्मन एजेंट को पहले बेहोश कर देते हैं और फिर होश में लाकर पूछगुछ शुरू कर देते हैं। 1000 बार कहा है कि तस्दीक के चक्कर में मत पड़ा करो और बेहोशी के आलम में ही गोली मार दिया करो, लेकिन सब इसी तरह करते हैं। नॉनसेंस, स्कॉट ने कदरे ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1.5 घंटे के सख्त इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी तो स्कॉट ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, स्कॉट ने कहा, मिस्टर जेफरी से बात कीजिए। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मोतबरना आवाज सुनाई दी। हेलो, स्कॉट बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है?
मैडम डॉर्थी कहाँ है? स्कॉट ने कहा,